बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 4 ऊष्मा। बच्चों इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि किस तरह से वस्तुओं के तापमान में अंतर होने के कारण हमें वस्तुएं गर्म या ठंडी अनुभव होती है। इसी के साथ साथ बच्चों हमने ये भी समझा था कि किस तरह से डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर के द्वारा वस्तुओं के ताप को ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों इस भाग में हम समझेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे दो प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों, किसी वस्तु के तापमान को किस युक्ति के द्वारा मापा जाता है। तो बच्चों तापमान हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे कि किसी वस्तु के तापमान को हम किसके द्वारा माप सकते हैं, तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था बच्चों कि डॉक्टरी तापमापी का परिसर कितना होता है। तो बच्चों हमने समझा था कि सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य के शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम नहीं होता है और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। इसीलिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसकी परास कितनी रखी गई है बच्चों, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है। ये हो गए बच्चों हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज हम समझने वाले हैं बच्चों ऊष्मा के स्थानांतरण को, यानी कि ऊष्मा किस तरह से स्थानांतरित होती है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो क्या होता है, वह बर्तन गर्म हो जाता है और जब हम उसे ज्वाला से हटाकर अलग रख देते हैं तो थोड़े समय पश्चात क्या होता है, बर्तन वापस से ठंडा हो जाता है। यानी कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। बच्चों जब हमने क्या किया, बर्तन को ज्वाला के ऊपर रखा तो क्या होगा, वह गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा जो है वो ज्वाला से बर्तन की ओर स्थानांतरित हो रही है। कहाँ जा रही है, ज्वाला से बर्तन की ओर। और जब हमने क्या किया बच्चों, इस बर्तन को हमने ज्वाला से हटाकर रख दिया तो क्या होगा, बर्तन हमारा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जो ऊष्मा है वो बर्तन से वापस किस ओर स्थानांतरित हो रही है, परिवेश की ओर स्थानांतरित हो रही है। बर्तन में से वापस ऊष्मा निकल रही है। तो बच्चों इन दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है कि ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है। पहले क्या गर्म था, यहाँ पर ज्वाला गर्म थी तो ऊष्मा जो है वो ज्वाला से बर्तन की ओर जा रही थी, और दूसरी स्थिति में बर्तन गर्म था तो ऊष्मा कहाँ जा रही थी, बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो रही थी। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर होता है। यानी कि ऊष्मा किस ओर स्थानांतरित होगी, गर्म से ठंडी वस्तु की। और चलिए आगे हम बात कर रहे हैं कि ऊष्मा स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे ठोसों में चालन को, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ऊष्मा किस तरह से स्थानांतरित होती है। बच्चों इसको समझने के लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है हमें, हम एल्यूमिनियम या लोहे की एक छड़ लेंगे और उस छड़ के ऊपर हम मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देंगे। बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो टुकड़े हम चिपका रहे हैं उनके बीच की दूरी हमें समान रखनी है। कुछ इस तरह से जो है हम इस छड़ के ऊपर ही मोम के टुकड़े चिपका देंगे। अब जो हमारी छड़ है बच्चों उसे हम दो ईंटों के बीच में इस तरह से दबाकर स्थिर कर देंगे। अब क्या करना है हमें, छड़ का जो एक सिरा है उसे हम मोमबत्ती के द्वारा गर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऊष्मा इस सिरे से आगे की ओर स्थानांतरित होगी। यानी कि जो गर्म सिरा है उससे आगे ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होगी। और हम देखेंगे बच्चों कि धीरे धीरे एक एक करके जो मोम के टुकड़े हमने चिपकाए हैं ये नीचे गिरना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है, गर्म सिरे से अपेक्षाकृत ठंडे सिरे की ओर हो रहा है। तो बच्चों वह प्रक्रम जिसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। और ठोसों के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण प्राय चालन के द्वारा ही होता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों मोम के टुकड़े जो है वो पिघलने लग रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हम एक सिरे को गर्म कर रहे हैं तो आगे भी ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है और उसी के कारण क्या हो रहा है बच्चों, जो मोम के टुकड़े हैं वो पिघल रहे हैं। तो ठोसों के अंदर क्या होगा बच्चों, चालन के प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। और इसीलिए बच्चों जो हमारे खाने पकाने के बर्तन होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं, धातुओं के बने हुए होते हैं। और बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल है
उनके ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी का आवरण चढ़ाया जाता है। वो भी इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि क्या होता है, चालन की प्रक्रिया के द्वारा वो हैंडल भी अधिक गर्म हो सकते हैं और हमारा हाथ जल सकता है, तो इसीलिए उनके ऊपर कुछ ऊष्मारोधी पदार्थों का आवरण चढ़ा दिया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे बच्चों ऊष्मारोधी यानी कि ऊष्मा के कुचालक और चालक पदार्थों के बारे में। तो बच्चों क्या होते हैं ये ऊष्मा के चालक और कुचालक पदार्थ, इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हम एक बीकर के अंदर थोड़ा गर्म पानी लेंगे और कुछ वस्तुएं हमें इकट्ठी करनी है, जैसे कि स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल और एक अपनी पेंसिल और डिवाइडर। इन सब वस्तुओं को इकट्ठा करके हम क्या करेंगे बच्चों, इस बीकर के अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालेंगे कि इनका एक सिरा गर्म पानी में डूबा रहे और थोड़ी देर तक हम प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद में हम इनके जो दूसरा सिरा है जो जल से बाहर है उनको स्पर्श करके देखेंगे। तो क्या महसूस होगा बच्चों हमें कि स्टील की जो चम्मच है इसका दूसरा सिरा कैसा हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसकी बनी हुई है बच्चों, धातु की बनी हुई है। जबकि अगर हम प्लास्टिक की स्केल की बात करें तो इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, क्योंकि किसकी बनी हुई है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है। और जो हमारी पेंसिल है ये किसकी बनी हुई है बच्चों, लकड़ी की बनी हुई है, तो इसका भी दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। जबकि जो हमारा डिवाइडर है, विभाजनी है बच्चों, वो किसका बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, तो इसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों कि जो वस्तुएं धातु की बनी हुई है उनमें क्या हो रहा है, उष्मा का चालन हो रहा है, उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और इसीलिए उनका दूसरा सिरा भी गर्म हो गया है। जबकि जो लकड़ी और प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हैं उनमें उष्मा स्थानांतरित नहीं हो रही है। तो बच्चों इसी के आधार पर हमने इन पदार्थों को उष्मा के चालक और कुचालक पदार्थों में वर्गीकृत किया है। क्या कह सकते हैं बच्चों हम कि वे पदार्थ जो अपने में से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उष्मा के चालक कहते हैं। जैसे कि बच्चों अधिकांश धातुएं जो होती है, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा आदि, ये कैसे होते हैं, उष्मा के चालक होते हैं। जबकि वे पदार्थ जो अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उष्मा के कुचालक या उष्मा के रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि बच्चों कौन कौन से थे, अभी हमने समझा था, प्लास्टिक और लकड़ी, इनके अंदर उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, हमें उष्मा के कुचालक या उष्मा रोधी पदार्थ कहते हैं। चलिए बच्चों आगे हम समझते हैं उष्मा के स्थानांतरण की दूसरी विधि क्या है बच्चों, ये द्रवों में संवहन, यानी कि द्रवों के अंदर उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए बच्चों हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें इस तरह से गोल पैंदे वाला फ्लास्क लेना है और इसे हम 2/3 जल से भर देंगे। अब हमें बच्चों से क्या करना है, इस तरह से एक स्टैंड पर लगाना है जिसके नीचे हम एक बर्नर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम जो है एक स्ट्रॉ लेंगे, एक पतली नली लेंगे जिसकी सहायता से हमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल जो है वो इस फ्लास्क के पैंदे में रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी को ढुलाना नहीं है। अब क्या करेंगे हम कि जहाँ पर हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखा है इसके ठीक नीचे से हम बर्नर जलाएंगे, यानी कि वहीं से हम जो है इस पानी को उष्मा देना प्रारंभ करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम बर्नर यहाँ पर जलाएंगे और पानी गर्म होने लगेगा तो हमें इस फ्लास्क के अंदर कुछ इस तरह की रंगीन धारियाँ दिखाई देगी। ये क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा द्रव है, जल है, इसके अंदर उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो बच्चों अब क्या होगा, जैसे ही हम इस जल को गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, ज्वाला के पास वाला जो जल है वो गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर की ओर उठता है और जो उसके आसपास का ठंडा जल है वो इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास का जल इसके स्थान पर आ जाता है। बच्चों यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। तो द्रवों में इस प्रकार की विधि जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, संवहन कह रहे हैं, यानी कि द्रवों के अंदर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों की वायु में संवहन किस प्रकार से होता है। बच्चों इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। अब क्या करना है बच्चों, हमें एक मोमबत्ती जलानी है और अपने एक हाथ को हम इस मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से हम उस ज्वाला के पास में रखेंगे। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो हमने हाथ ऊपर रखा है उसमें हमें अधिक उष्मा यानी कि गर्मी का अनुभव होता है। बच्चों इस क्रियाकलाप में आपको एक सावधानी भी रखनी है कि हमारे जो हाथ हैं वो हमें ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखने हैं, नहीं तो क्या होगा बच्चों, हमारा हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे पार्श्व में हमने हाथ रखा है उसे गर्मी का अनुभव कम होता है, जबकि जो हाथ हमारा ज्वाला के ठीक ऊपर है उसे गर्मी का अनुभव अधिक होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि जो ऊपर की ओर की वायु है ये संवहन के द्वारा गर्म
हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो जो हाथ हमने ऊपर रखा है उसे गर्मी का अनुभव अधिक होता है, जबकि जो हाथ हमने पार्श्व में रखा है तो वहां की वायु संवहन के द्वारा गर्म नहीं होती है और इसीलिए वो हमें इतनी अधिक गर्म अनुभव नहीं होती है। चलिए बच्चों, ये जो वायु के अंदर संवहन हो रहा है, इसी के आधार पर बच्चों क्या होता है, समुद्र समीर और थल समीर चलते हैं, यानी कि हवाएं जो है वो थल से समुद्र की ओर और समुद्र से थल की ओर बहती है। किस प्रकार से बहती है बच्चों, उसको समझते हैं। तो बच्चों, जो दिन का समय होता है उसमें क्या होता है कि जो स्थल वाला भाग है ये सूर्य की गर्मी से अधिक गर्म हो जाता है। जल की अपेक्षा कौन सा भाग अधिक गर्म होगा, स्थल वाला भाग अधिक गर्म हो जाता है। और जब ये गर्म हो गया तो यहाँ से क्या होगा, गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी। तो इसका स्थान लेने के लिए बच्चों समुद्र से ठंडी वायु जो होती है वो इस ओर चलती है। अब क्या होगा बच्चों, जब यहाँ से वायु ऊपर की ओर चली गई है और ये वायु इधर आ गई है, तो इस चक्र को पूरा करने के लिए वापस क्या होगा, गर्म वायु किस ओर चलेगी बच्चों, थल से समुद्र की ओर चलेगी और ठंडी वायु किस ओर जाएगी, ये चलेगी बच्चों समुद्र से थल की ओर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है और आगे क्या हो रहा है यहाँ पर कि इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से जो गर्म वायु है वो किस ओर बहती है बच्चों, समुद्र की ओर बहती है और ये चक्र चलता रहता है। तो बच्चों, समुद्र की ओर से जो वायु स्थल पर आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं, क्योंकि कहाँ से आ रही है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। और बच्चों, इसी समुद्री हवा का आनंद लेने के लिए जो तटीय क्षेत्रों के आसपास जो भवन होते हैं उनमें खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा जो होती है वो उन भवनों में आती है। अब रात्रि के समय क्या होता है बच्चों, स्थिति एकदम उल्टी हो जाती है। इस समय क्या होगा, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। तो यहाँ पर ज्यादा गर्म कौन है बच्चों, समुद्र का पानी इस समय ज्यादा गर्म होता है और इसीलिए क्या होगा, यहाँ से वायु ऊपर की ओर उठती है तो स्थल से ठंडी वायु जो होती है वो इस ओर गति करती है। तो बच्चों, जो स्थल की ओर से वायु समुद्र की ओर बह रही है उसे हम क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। तो इस तरह से तापमान में अंतर होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और इसी के आधार पर समुद्र समीर और थल समीर बहते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम बात कर रहे हैं कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, ये ऊष्मा स्थानांतरण की एक अन्य विधि है। बच्चों, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो अधिकांश स्थान होता है वहां पर कोई भी माध्यम जैसे कि वायु नहीं होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ये एक ऐसे प्रक्रम के द्वारा होता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम विकिरण कहते हैं। यानी कि बच्चों, जब विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो इसमें किसी भी माध्यम जैसे कि जल या वायु की आवश्यकता नहीं होती है और फिर भी हमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे कि बच्चों, जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो विकिरण के द्वारा ही हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी प्रकार बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम ज्वाला से हटाकर कोई बर्तन को रख देते हैं तो क्या होगा, जो गर्म बर्तन है वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। यानी कि विकिरण के द्वारा ही उसकी ऊष्मा जो होती है वो कहाँ चली जाती है, परिवेश में स्थानांतरित हो जाती है। बच्चों, जो हमारा शरीर है ये भी क्या करता है, विकिरण के द्वारा ही परिवेश से ऊष्मा को लेता है या फिर उससे देता है, यानी कि ग्रहण भी करता है और परिवेश को ऊष्मा देता भी है। बच्चों, जो गर्म पिंड होते हैं ये विकिरणों के रूप में ही अपनी ऊष्मा को विकिरित करते हैं। जब भी क्या होगा, इनसे निकलने वाले विकिरण किसी वस्तु से टकराते हैं तो इस ऊष्मा का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग इन वस्तुओं में से पारगत हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ऊष्मा का जो भाग अवशोषित किया गया है उसी के कारण क्या होता है, वस्तु का ताप बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा अवशोषित किया गया ऊष्मा का भाग कितना है उसी के आधार पर उस वस्तु का ताप निर्भर करता है। और बच्चों, इसी के आधार पर हम गर्मियों में और सर्दियों में अपने वस्त्रों का चयन भी करते हैं। तो बच्चों, हम गर्मियों में क्या करते हैं, हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि गर्मियों के अंदर जब हम हल्के रंग के वस्त्र पहन रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि अवशोषित नहीं करते हैं और इसीलिए क्या होता है, हमें गर्मी का अनुभव इनमें कम होता है। जबकि बच्चों, जो गहरे रंग के पृष्ठ होते हैं ये क्या करते हैं, अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो जब हम गहरे रंग के वस्त्र पहनेंगे तो क्या होगा, अधिक गर्मी का हमें अनुभव होगा क्योंकि उनके द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या है, अधिक हो जाती है। इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर हम टिन के एक जैसे दो डिब्बे लेंगे। इस तरह से हमें जो है एक समान आकार के इस तरह से दो टिन के डिब्बे लेने हैं। अब क्या करेंगे, हम एक डिब्बे के बाहरी पृष्ठ पर हम काला रंग तथा दूसरे डिब्बे के बाहरी पृष्ठ पर हम सफेद रंग पेंट
कर देंगे और इन दोनों डिब्बों में हम बराबर मात्रा में जल भर देंगे। अब क्या करना है, हमें इन दोनों डिब्बों को दोपहर के समय 1 घंटे के लिए हम धूप में रख देंगे और 1 घंटे के बाद में हम इन दोनों बर्तनों में जो पानी है उसके तापमान को नोट करेंगे। बच्चों, हम स्पर्श करके भी इन दोनों बर्तनों के पानी में तापमान में अंतर को नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम महसूस करेंगे कि जो बर्तन को हमने क्या किया था, काला पेंट किया था, उसके पानी का ताप अधिक होता है, जबकि जिस बर्तन को हमने सफ़ेद रंग से पेंट किया था उसके अंदर क्या होगा, पानी अपेक्षाकृत कम गर्म होता है। यानी कि क्या हुआ यहाँ पर कि जो सफ़ेद रंग का डिब्बा था उसका पानी कम गर्म हुआ, जबकि जो काले रंग का डिब्बा था इसका पानी अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। क्यों हो रहा है बच्चों ऐसा? क्योंकि काले रंग के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए क्या किया, इस डिब्बे ने ऊष्मा का अवशोषण अधिक किया और इसका ताप यहाँ पर बढ़ गया। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं सर्दियों में पहने जाने वाले ऊनी वस्त्रों के बारे में। तो बच्चों, सर्दियों में क्या करते हैं ऊनी वस्त्र, हमें उष्ण बनाए रखते हैं, यानी कि हमें गर्मी का अनुभव यहाँ पर कराते हैं, ठंड हमें इनमें कम लगती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनकी जो ऊन होती है वो कैसी होती है बच्चों, ऊष्मारोधी होती है और इस ऊन के अंदर क्या होता है बच्चों, वायु फंसी रहती है, यानी कि ट्रैप रहती है और वायु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इसीलिए वायु जो है वो हमारे शरीर की ऊष्मा को परिवेश में स्थानांतरित नहीं होने देती है और इसीलिए क्या होता है बच्चों, हमें उष्णता का अनुभव होता है। इसी प्रकार बच्चों, यदि हम सर्दियों में एक मोटे कंबल की अपेक्षा 2 पतले कंबलों को एक के ऊपर एक ओढ़कर सोते हैं तो क्या होता है बच्चों, उसमें हमें उष्णता का अधिक अनुभव होता है, क्योंकि उनके अंदर भी क्या होगा, जो 2 पतले कंबल हैं उनके बीच में वायु की एक परत विद्यमान रहती है और वो परत क्या करती है, उष्णता को बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वायु ऊष्मा की कुचालक है तो ऊष्मा का स्थानांतरण उसमें से नहीं हो पाएगा और इसीलिए क्या होगा बच्चों, हमें ठंड का अनुभव उसमें कम होगा। इसी प्रकार बच्चों, हम सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं, कोयला, लकड़ी या विद्युत हीटर के द्वारा हम जो है अपने घरों को गर्म रखने का प्रयास करते हैं, जबकि गर्मियों के मौसम में हम क्या करते हैं, अपने घरों को ठंडे रखने का प्रयास करते हैं ताकि हमें गर्मी का अनुभव कम हो। लेकिन मान लीजिए बच्चों, यदि हम अपने घरों की बाहरी दीवार को ऐसा बना दें कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो क्या होगा कि गर्मी और सर्दी का असर हमारे भवन पर कम पड़ेगा, यानी कि गर्मियों के समय हमारा भवन जो है वो ठंडा रहेगा और सर्दियों के समय हमारा भवन गर्म रहेगा। तो बच्चों, ऐसा किस प्रकार से किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है कि यदि हम भवन निर्माण के लिए खोखली ईंटों का उपयोग करें तो जो खोखली ईंटें होगी इनके अंदर क्या होगी बच्चों, वायु भरी होगी और वायु कैसी होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इसीलिए जब मान लीजिए अधिक सर्दी है तो अधिक ठंड जो है वो हमारे घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी और यदि मान लीजिए बाहर गर्मी अधिक है तो भी क्या होगा, ऐसे मौसम में हमारा जो भवन है वो ठंडा रहेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम हमारे भवन के अंदर ऊष्मा के स्थानांतरण को रोक सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये ऊष्मा का स्थानांतरण वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।